बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शिज़ा और आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रही हूँ विच इज़ पाकिस्तान स्टडीज़ ओ लेवल्स का। आप लोग जानते हैं कि ओ लेवल्स पाकिस्तान स्टडीज़ में यू हैव टू कंप्लीट टू डिफरेंट पोर्शंस। एक आपका हिस्ट्री का सेक्शन होता है और एक आपका ज्योग्राफी का सेक्शन होता है। अब मुश्किल ये लगता है बच्चों को कि पाकिस्तान स्टडीज़ का सिलेबस सबसे ज़्यादा लग रहा होता है। तो मैं उससे गुज़र चुकी हूँ, अब मैं पढ़ा भी रही हूँ। तो मैंने क्या टिप्स इख्तियार की जिससे मेरा ए स्टार आया पीएसटी में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तरीका होता है कि देखो हम पूरा साल घसीटा मारें और एक सब्जेक्ट को ले दे के कंप्लीट करें। लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि हम स्मार्ट स्टडी करें। मैं आप लोगों को स्मार्ट स्टडी की टिप्स दूँगी, जिससे आप इज़िली पाकिस्तान स्टडीज़ में ए स्टार लेकर आ सकते हैं। तो उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे आप 13 डेज़ में, लिटरली इन 13 डेज़ यू कैन कंप्लीट योर हिस्ट्री का सेक्शन। ये वीडियो जो है मैं आपको हिस्ट्री कंप्लीट करवाऊँगी और फिर जो नेक्स्ट मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी उसमें मैं आपको ज्योग्राफी की टिप्स दूँगी। सो ईज़ी हो जाए, 13 डेज़ पर आप टारगेट रखें, अपने आप को टाइम बाउंड करें और जो मैं आपको टिप्स बताती जाऊँ आप उनको फॉलो करके अपना हिस्ट्री का सिलेबस इजीली कंप्लीट भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें सबसे आसान सेक्शन जो है वो होता है सेक्शन 1, क्योंकि उसमें कोई ऐसी आपको टाइमलाइंस नहीं याद करनी। इट्स वेरी इजी। आपके पास रिफॉर्मर्स हैं, आप इतने सारे, तो आपका रिफॉर्मर वाला पोर्शन नहीं होता है। शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद बरेलवी, हाजी शरीयतुल्लाह, फिर सर सैयद अहमद खान। तो ये चार तो आप ऐसे ही निकालते हैं रिफॉर्मर्स, दे वेरी इजी। फिर आपका आता है मुगल एम्पायर वाला टाइम पीरियड, जिसमें उनका शुरू होता है कि बाबर किस तरीके से जो है वो आता है सब कॉन्टिनेंट में और फिर कैसे मुगल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू होता है, राइट। और फिर बीच में आप पढ़ते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और उसके बाद आप कुछ लैंग्वेजेस करते हैं और आपके 5 चैप्टर्स मुश्किल से सेक्शन 1 बनाते हैं और सेक्शन 1 ऐसे कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 1 इजीली आप कंप्लीट कर सकते हैं 2 दिन में। एक दिन में आप सारा रिफॉर्मर्स और लैंग्वेजेस वाला पार्ट कर लो, मुगल एम्पायर का पूरा आप पॉलिसीज कर लो कि किस तरीके से वो आए। और इसका आसान तरीका करने का ये है कि रिफॉर्मर्स का आप बनाओ एक अपनी, पहले तो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, राइट। उस नोटबुक में आप थोड़े क्लाउड्स बनाओ और हर क्लाउड के अंदर, जैसे हमने 4 अगर आपके रिफॉर्मर्स हैं तो हर हर क्लाउड के अंदर आप एक एक रिफॉर्मर को डाल दो, उनके सारे काम डाल दो। तो वो एक बड़ा आइडियल सा आपका पास हो जाएगा कि एक नोटबुक के 2 पेजेस के ऊपर आप सारे रिफॉर्मर्स को कंप्लीट कर लोगे और वो बड़ा ईजी होता है याद करना अगर आपके पास चीज़ें अच्छे नोट्स में हो। और उसका एक और तरीका भी मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी देर बाद बताती हूँ। फिर उसके बाद आप क्या आते हैं ब्रिटिश एम्पायर में, किस तरीके से मुगल एम्पायर आया, फिर ब्रिटिश एम्पायर खड़ा हुआ। तो वो एक आप एक टाइमलाइन बना सकते हो कि इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, क्या क्या कॉजेस थे जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर सक्सेसफुल हुआ। ये सब चीज़ें टाइमलाइन में आ सकती हैं। तो हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप चीज़ों को टाइमलाइन के थ्रू चलो, टाइमलाइन बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, हर चीज़ को कॉज एंड इफेक्ट लिखो। तो आप बहुत इजीली सेक्शन 1 को कंप्लीट कर सकते हो, बिकॉज सेक्शन 1 लिटरली आपके 2 दिन लेगा। एक दिन में आप बैठ के उसके 5 पेपर्स कर लो एंड दैट्स इट। सेक्शन 1 बहुत इजी है टू कवर, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आपको लगता है, सो नाउ दिस इज द पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस, कि अगर आपको लगता है कि यार नोट्स बनाने में इतना टाइम लगेगा, इतना पढ़ेगा कौन, सो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट बिलो दिस वीडियो और हम आपको अपनी स्लाइड्स सारी दे देंगे। सो वो स्लाइड आपकी ज़िंदगी लिटरली इतनी आसान कर देंगे कि आप लोगों को अपनी बुक भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज आई एम टीचिंग पीएससी दिस ईयर। सो मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, आपको उस सारी स्लाइड्स की रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। यू कैन गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ ओ लेवल्स हिस्ट्री वाला सेक्शन। ज्योग्राफी अभी अपलोड होना है, हिस्ट्री का आप इजीली वहाँ से देख के कवर कर सकते हो। और आप स्लाइड्स को नीचे कमेंट कर दोगे तो हम आपको रीच आउट कर लेंगे वाई आवर व्हाट्सएप नंबर। तो फिर हम आपको स्लाइड्स का एक्सेस भी दे देंगे, राइट। सो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी कि आप सिर्फ अगर मेरी स्लाइड्स ही पढ़ लो तो ईजिली आपका ए स्टार पक्का पक्का आ जाएगा, बिकॉज उसमें सब चीज़ें मैंशन है। एक टाइमलाइन के तहत हम चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपके आंसर स्क्रिप्ट में होनी चाहिए, क्या चीज़ आपका एग्जामिनर लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा होता है। तो वो सब चीज़ें आपको स्लाइड से मिल जाएंगी। आपको वो नोट्स बनाने वाली मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ना फ्लो चार्ट बनाने वाली मेहनत करनी होगी। ऑल यू विल हैव टू डू इज कि आप बैठ के आपको 2 दिन में सेक्शन 1 कंप्लीट करना होगा और एक दिन आपको लगाना होगा सेक्शन 1 के पास पेपर्स करना है। देखो पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वो आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसके पास पेपर्स लिटरली रिपीट होते हैं। तो अगर आप लास्ट 5 ईयर्स भी बहुत अच्छे से कर लो ना, आप बहुत इजीली सिक्योर हो जाते हो। फिर आपका जो आंसर लिखने का तरीका है,
4 मार्क का सवाल है तो उसमें 4 बातें लिखना ज़रूरी है। 7 मार्क का सवाल है तो एक पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हम 3 रीज़न्स, 3 पैराग्राफ्स में उसको आंसर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 1750 से 1850 तक की एक्सपेंशन कैसे करी ब्रिटिश ने, तो अगर ये आपसे 7 मार्क में पूछा गया, क्योंकि ये सवाल आपसे 14 मार्क में भी पूछा जाता है। 7 मार्क के लिए आप सारी इंपॉर्टेंट बातें बताओगे। पहले इंट्रोडक्शन दोगे कि ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्न वेपनरी थी, स्ट्रैटेजीज थी, वो लोग एडवांस थे, उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस थे। फिर आप क्या लिखोगे कि कैसे उन्होंने एक्सपेंशन की, बैटल ऑफ प्लासी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट क्लाइव की वजह से हुई, बुक्सार हुई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा। तो ये सब चीजें जो है वो मिल मिला के आपका एक बहुत अच्छा सा आंसर फॉर्मुलेट कर देंगे फॉर 7 मार्क। फिर 14 मार्क में इससे ज्यादा आपको डिटेल लिखनी होगी। फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के आपको फेलियर्स आने चाहिए कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों फेल हुई। फिर आपको सारे रिफॉर्मर्स को बहुत अच्छे से आना चाहिए एक 14 मार्क के लिए आंसर करने में, जिसमें आप पहले इंट्रोडक्शन लिखते हो, फिर 7 पैराग्राफ्स बनाते हो, फिर लास्ट पैराग्राफ में आप अपना कंक्लूजन देते हो कि व्हाई डू यू थिंक सच एंड सच थिंग हैपेंड। तो बहुत अच्छा आपकी अच्छा हिस्ट्री के पेपर में ना आप जितना लिख सकते हो आप उतना लिखो। आप अपने एग्जामिनर को ऐसा ट्रीट करो कि उसे कुछ नहीं आता, वो एक छोटा बेबी है जिसको आप एक एक चीज एक्सप्लेन करो। बिकॉज मसला ये होता है बच्चों के साथ कि उनको चीजें याद होती हैं, वो लिखते नहीं है जस्ट बिकॉज दे थिंक ये बहुत बेसिक है। नो, इट्स नॉट बेसिक, यू नीड टू राइट, बिकॉज ये हिस्ट्री का पेपर है, वो एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप उसमें डिटेल लिखो। सो कट शॉर्ट ना करें, जितना आ रहा है उतना लिखें, और बार बार रिवाइज करें। टाइमलाइन को बार बार रिवाइज करेंगे ना, कहीं लिख के लगा लें। बिकॉज जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने लिख के लगा ली थी टाइमलाइन, और जहाँ से भी मैं गुजरती थी, फॉर एग्जाम्पल अपने रूम की वॉल्स पे, तो मेरे लिए बहुत आसान होता था कि एक के बाद एक के बाद एक मैं रिवाइज करती जाती थी, और ऐसे पूरी टाइमलाइन, जैसे आज मैंने डिसाइड किया कि मैं सेक्शन 1 की टाइमलाइन देखूंगी, तो वो मेरे पास सामने लिखा हुआ होता था अपने चार्ट पेपर पे, और मैं हर नमाज के बाद उसको 5 मिनट्स के लिए गो थ्रू कर लेती थी। 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपका जितना डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगता है। 10 मिनट्स में इजीली आप पूरी सेक्शन 1 की टाइमलाइन रिवाइज कर लोगे, आपको सारे इवेंट्स याद हो जाएंगे कि फॉर एग्जांपल और क्या था ब्रिटिश एक्सपेंशन में, कि कैसे उन्होंने सिंध को एनेक्स किया, कैसे उन्होंने पंजाब को एनेक्स किया, अफगानिस्तान को करने गए तो अफगानिस्तान से हार गए तो शेम उनको हुई, तो इसलिए उन्होंने पंजाब को जो है पंजाब की ट्रीटी ब्रेक करी, फिर सिंध की ट्रीटी ब्रेक करी। तो बहुत स्टूपिड रीजंस थे जिसकी वजह से ब्रिटिश एक्सपेंशन हो रही थी। अगर आप चाहें तो हम मेरी रिकॉर्डिंग्स भी सुन सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है वो बड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है और थोड़ा सा स्लाइटली मुश्किल है भी। सेक्शन 2 के लिए आप रखें 4 डेज। 3 डेज आपने सेक्शन 2 का सारा कंटेंट याद करना है। 3 डेज में जो आपको मैं आपको अगर आप लोग हमसे स्लाइड्स लेते हैं, या अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो अपनी टाइमलाइन बना सकता हूँ चार्ट पेपर पे, तो आप अपनी टाइमलाइन बना लो बुक रीड करके। या अगर आपको स्लाइड चाहिए तो वंस अगेन आप जो है या तो अपना व्हाट्सएप नंबर हमें ड्रॉप कर दो, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें रीच आउट कर लो। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, सो यू कैन रीच आउट टू अस, और हम आपको कोई चार्ज नहीं करेंगे, यू कैन गेट द स्लाइड्स। तो आप सेक्शन 2 पे हम बात कर रहे थे कि 3 डेज आपने सेक्शन 2 को बहुत अच्छे से करना है। सेक्शन 2 हवा बना लेते हैं बच्चे, उसको आराम से स्टोरी की तरह अगर करोगे तो इजीली हो जाएगा। लेकिन द पॉइंट इज कि आप उसको स्टोरी की तरह लो। उसको अगर आपने अपने दिमाग पे बोझ बना लिया ना कि अल्लाह ये इतनी रिफॉर्म्स हैं, मोरली मिंटो हो रहा है, मॉन्टेक लिम्सफोर्ड हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हो रहा है, स्टोरी की तरह एक एक करके, अच्छा अब ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ब्रिटिश ने ये किया, फिर मैं तो इसको स्टोरी की तरह पढ़ाती हूँ कि अब देखो ब्रिटिश ने ये बोंगी मार दी, अब ये बोंगी मार दी, फिर ये बोंगी मार दी। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली उसको कवर कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप उसको ऐसे पढ़ो कि वो एक स्टोरी लगे आपको, राइट। फिर जो 4th डे होगा, यानी सेक्शन 2 करने का जो 4th डे होगा, उसमें आपने करना है पास्ट पेपर। पास्ट पेपर से घबराना नहीं है। पास्ट पेपर्स यू नीड टू सिट एंड यू नीड टू सॉल्व इट। अगर पास्ट पेपर्स नहीं करोगे, बहुत बुरी तरीके से सीआई में आप लोग मार खा जाओगे, छोटे छोटे आंसर्स लिख कर आ जाओगे और कहोगे हमें मार्क्स नहीं मिले। भाई आप इतना लिखो तो कि आपको मार्क्स मिले, आप इतना एक्सप्लेन तो करो, इतना इलेबोरेट तो करो। यही बात मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ कि अगर आप इलेबोरेट नहीं करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। वो जो आपको कभी कभी आसानी कर देते हैं सीआई एग्जामिनर्स आपके लिए, आपको एक टाइमलाइन दे देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक टाइमलाइन बताई 1750 से 1850 तक की एक्सपेंशन, ये बड़ा आसान कर दिया ना उन्होंने कि इस टाइमलाइन के अंदर जितने इवेंट्स हुए आपने वो सारे इवेंट्स लिख दिए। कभी कभी वो टाइमलाइन नहीं देते हैं। या फॉर एग्जाम्पल पार्टीशन ऑफ बंगाल है, पार्टीशन ऑफ बंगाल बड़ा ईजी है कि आप उसके
वो लिख सकते हो कि एक साइड पे कि क्या-क्या फैक्टर्स थे जिसकी वज़ह से पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, फिर क्या-क्या फैक्टर्स थे कि वो रिवर्सल हुआ। तो 1906 से लेके 1911 तक की कभी-कभी हम इसमें पूरी हमसे वो टाइमलाइन में माँगा जा रहा होता है कि क्या-क्या इवेंट्स हुए जिसकी वज़ह से रिवर्सल हो गया। तो आपने टाइमलाइन्स पे फ़ोकस करना है और फिर टाइमलाइन्स पे फ़ोकस ऐसे ही होगा कि जब तक आप याद नहीं करोगे इवेंट्स, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कि वो अगर आपको टाइमलाइन दे भी देंगे, आपकी ज़िंदगी अगर उन्होंने आसान कर भी दी अ, कि आपको टाइमलाइन दे दी और आपको इवेंट्स याद नहीं हुए, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इवेंट्स याद करना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाए सेक्शन 3। सेक्शन 3 बच्चों को आई डोंट नो क्यों बहुत मुश्किल लगता है। जबकि ये पाकिस्तान की इतनी कॉमेडी वाली पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि मैंने जब इसको पढ़ाया है, तो मैंने इसको लिटरली एक जोक की तरह पढ़ाया है कि देखो अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चेंजेस हो रही हैं। तो सेक्शन 3 के लिए यू नीड टू रिजर्व कितने दिन हो गए? यू नीड टू रिजर्व 5 डेज़। 5 डेज़ में आप इज़िली सेक्शन 3 का सारा कंटेंट कर सकते हो और फिर लास्ट डे जो है यानी 6th डे जो होगा, उसमें आप सेक्शन 3 के पास्ट पेपर्स कर लो। सेक्शन 3 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक पूरा दिन आपने रिजर्व रखना है रिलेशंस के लिए बिकॉज़ रिलेशंस थोड़े से टेक्निकल है। टेक्निकल भी क्या थोड़े से अजीब से हैं मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल है, बच्चे भूल जाते हैं। तो एक दिन फुल फ्लेज आपका रिलेशंस के लिए होना चाहिए जो लास्ट चैप्टर है। उसके पीछे जो 4 दिन है ना वो ईज़िली आप पूरा जो है वो कर सकते हो। देखो शुरू में बहुत अनस्टेबल गवर्नमेंट रही। वो अनस्टेबल गवर्नमेंट वाला पार्ट है वो इजीली आप कर सकते हो जो 1947 से 58 तक का टाइम है वो बड़ा अनस्टेबल है। गवर्नमेंट की उसमें बार-बार चेंजेस हो रही हैं। फिर उसके बाद थोड़ा स्टेबल टाइम पीरियड आता है जिसमें अय्यूब खान आते हैं। तो जैसे पहले आपने फर्स्ट डे पे आपने अनस्टेबल वाला पार्ट कर लिया राइट? फिर आपने अगला दिन अय्यूब खान के टाइम पीरियड के लिए रख लिया। फिर अय्यूब खान के बाद जो है वो याह्या खान वाला टाइम पीरियड भी आप साथ में ही अटैच कर सकते हो क्योंकि वो उसमें बहुत मेजर इवेंट्स हुए थे फॉल ऑफ ढाका वाले राइट? फिर उसके बाद यानी 2 दिन हो गए आपके। फर्स्ट डे में आप अनस्टेबल वाला पार्ट कर रहे हो जो 1947 ऑनवर्ड्स था। फिर आप कर रहे हो अय्यूब खान और याह्या खान को कंप्लीट दूसरा दिन में। तीसरे दिन में आप क्या करोगे? आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़ियाउल हक को ईज़िली कर सकते हो और जो आपका 4th डे होगा, यानी सेक्शन 3 को करने का 4th दिन में आप लोग बहुत ईज़िली कर सकते हो बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ, फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज़ शरीफ और फिर लास्ट डे आप कर लोगे रिलेशंस। तो ये बहुत ईज़ी है, इसको ब्रेक डाउन इसी तरीके से कंप्लीट कर लो, बहुत ईज़िली सेक्शन 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट डे अगेन बता रही हूँ 1947 से जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वाला पूरा टाइम पीरियड है, जब तक अय्यूब खान नहीं आ जाता। सेकंड डे अय्यूब खान, याह्या खान को कंपाइल करके पढ़ लो। थर्ड डे अ, थर्ड डे आप करोगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को और ज़ियाउल हक को और फिर फोर्थ डे आप करोगे बेनज़ीर नवाज़ शरीफ बिकॉज़ उनके टेन्योर्स चेंज होते हैं एंड देन लास्ट डे फॉर योर रिलेशंस और फिर उसके 6th डे पर आप इसके पास्ट पेपर्स करो बैठ के बिकॉज़ पास्ट पेपर्स इम्पोर्टेंट हैं। वो जो मैं आपको बता रही हूँ, पास्ट पेपर्स नहीं करोगे तो मार खाओगे। फिर पास्ट पेपर का जो आपका फॉर्मेट होता है जिसमें जो एक कोई सेक्शन आपको कंपल्सरी मिलता है, तो वो कोई भी सेक्शन कंपल्सरी हो सकता है इसलिए आपने हर सेक्शन को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है। उसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो बड़ा ईज़ी होता है किसी वो उससे दिया हुआ होता है आपको किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल से और उसके ही आपने आंसर्स रेप्लिकेट करके लिखने होते हैं। अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग्स देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि वो आंसर कैसे करते हैं बिकॉज़ मैंने हर चीज़ एक-एक करके ब्रिक्स एंड पीसेस में सिखाई है। तो वो आपके लिए बहुत ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप मेरी स्लाइड्स देख लो, रिकॉर्डिंग्स देख लो, बहुत ईज़िली आप प्रिपेयर कर सकते हो और अगर आप खुद करना चाहते हो वेल एंड गुड, खुद से कर लो 13 डेज़ का मैं आपको फॉर्मूला बता दिया कि कैसे-कैसे आपने ब्रेक डाउन करना है, कैसे-कैसे कंप्लीट करना है और 13th डे पे यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट और फिर बाद में कभी रिवाइज़ करना हो तो यही 13 डे के फॉर्मूले से रिवाइज़ कर लेना और सारा कुछ जो है वो बैक ऑफ द माइंड में आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत जीनियस बच्चा है तो वो अपने चार्ट पेपर पे पूरी-पूरी टाइमलाइन्स लिख ले हर नमाज़ के बाद यू कैन जस्ट गो थ्रू फॉर 10 मिनट्स हर दिन या तो कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आप बस 10 मिनट्स अपने लिए रिजर्व कर लो कि 10 मिनट्स मेरी टाइमलाइन के लिए होंगे। वो अच्छा सा कलरफुल सा वाइब्रेंट सा कर लोगे तो वो बहुत आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ते हुए। अगर गंदी-गंदी राइटिंग में लिखोगे तो ऑब्वियसली मुश्किल लगेगा उसको कंप्लीट करना। राइट सो विद दिस I'm ending the video. Inshallah, I'll see you again with geography key tips and geography का formula के how to complete 12 chapters of geography along with the past papers. तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. Till then, take care and love.